आर्चर टॉकीज पेश करते हैं 300 520 ईसा पूर्व ग्रीस का एक शहर स्पार्टा। ये कहानी है उस लड़के की जिसके पैदा होते ही जिंदगी की चुनौतियों ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। जन्म के समय अगर यह लड़का कमजोर, बीमार या बेडौल होता तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही ना होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। पैरों पर खड़ा होते ही उसे लड़ना सिखाया जाने लगा। अगर उसे कुछ नहीं सिखाया गया था तो वो था हार मान लेना या डर कर पीछे हट जाना, क्योंकि स्पार्टन योद्धाओं के लिए अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते जान दे देना ही सबसे बड़ा गौरव था। एक स्पार्टन परंपरा के चलते 7 साल की उम्र में ही उसे अपनी मां से दूर वो युद्ध कला सीखने भेज दिया गया जिसे अगोगे कहा जाता था। इस युद्ध कला में भूख प्यास सहना, अपने हक को छीन कर पा लेना, मरते दम तक लड़ते रहना और जरूरत पड़ने पर जान तक ले लेना शामिल था। यहां गलती होने पर रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस युद्ध कला के आखिरी इम्तिहान के तौर पर सर्दियों की एक कड़कड़ाती ठंडी रात में उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। एक योद्धा कहलाए जाने के लिए सुबह तक उसका स्पार्टा वापस लौटना जरूरी था, मगर उस रात उसके सामने एक खूंखार भेड़िया था जिसे उस लड़के की गंध आ चुकी थी। वो भेड़िया उस लड़के को नोच कर खा जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। भेड़िए की आंखों में भूख और दरिंदगी भरी थी, लेकिन उस लड़के की आंखों में भरा था आत्मविश्वास। वो लड़का बिल्कुल बेखौफ था। वो बढ़ चला एक संकरी पहाड़ी दरार की तरफ। अपने शिकार को इस तरह खुद से दूर जाता देख उस भूखे भेड़िए से रहा नहीं गया और अपने शिकार पर झपटने के लिए लगाई गई छलांग ने देखते ही देखते उसे उस संकरी दरार में फंसा कर रख दिया। कुछ ही पलों में सर्दियों की उस भयानक रात ने शिकारी और शिकार दोनों के चेहरे बदल कर रख दिए थे। वो रात उस खूंखार भेड़िए की आखिरी रात थी। अगली सुबह स्पार्टा में जो लड़का वापस लौटा वो सिर्फ एक योद्धा नहीं कहलाया गया, वो कहलाया किंग लियोनाइडस। यहां से लगभग 30 साल बाद जब लियोनाइडस एक कुशल राजा होने के साथ साथ एक पति और पिता भी बन चुका था, तो उसी दौरान एक दिन एक पर्शियन राजा ज़र्क्सिस का एक दूत अपने कुछ सिपाहियों के साथ स्पार्टा आ धमकता है और लियोनाइडस के सामने ज़र्क्सिस की गुलामी मंजूर करने का प्रस्ताव रख देता है। वो लियोनाइडस को बताता है कि ज़र्क्सिस के पास इतनी बड़ी सेना है कि जिसके चलने से धरती हिलने लगती है। ये सेना पानी पीने रुके तो पूरी की पूरी नदियां सुखा देती है, और अगर ज़र्क्सिस की गुलामी मंजूर नहीं की जाती तो ज़र्क्सिस स्पार्टा को तबाह कर सभी स्पार्टन महिलाओं को अपना गुलाम बना लेगा। उस दूत की कही गई धमकी भरी बातों से चिढ़ा लियोनाइडस अपनी प्रजा की आजादी और अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए उन सबको मौत के घाट उतार ज़र्क्सिस नाम के एक ऐसे खूंखार भेड़िए को ललकार बैठता है जो अब तक लियोनाइडस जैसे न जाने कितने ही राजाओं को निकल चुका था। अब युद्ध होना तय था, इसलिए उसी शाम लियोनाइडस स्पार्टा के पुरोहितों के पास जा पहुंचता है जिन्हें इफोर कहा जाता था। दिखने में बेहद घिनौने ये पुरोहित किसी जानवर से कम नहीं थे, लेकिन स्पार्टा के नियमों के हिसाब से युद्ध जैसे बड़े फैसलों के लिए इन पुरोहितों की अनुमति और आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी माना जाता था। इफोर्स के लिए चढ़ावे के तौर पर सोने की मुद्राएं लाया लियोनाइडस उन्हें स्पार्टा पर आए संकट के बारे में बताते हुए उनके सामने अपनी युद्ध नीति रखता है, लेकिन इफोर इस मुद्दे के लिए ओरेकल से परामर्श करने की बात कहते हैं। ओरेकल यानी वो खूबसूरत नाबालिग लड़कियां जिन्हें इफोर अपने भोग विलास और भविष्य बताने के लिए अपने पास रखा करते थे। ओरेकल की बात सुनकर इफोर लियोनाइडस को इस युद्ध को लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। नतीजतन लियोनाइडस को वहां से निराश लौटना पड़ता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ज़र्क्सिस ने स्पार्टा के एक भ्रष्ट मंत्री थेरोन की मदद से इन पुरोहितों को अपार धन और विश्व के कोने कोने से खूबसूरत ओरेकल भेजने का लालच देकर पहले ही अपनी तरफ कर रखा है। उस रात गहरी सोच में डूबे लियोनाइडस की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि जहां एक तरफ स्पार्टा पर ज़र्क्सिस नाम का संकट मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस संकट से स्पार्टा को बचाने के लिए किए जाने वाले युद्ध की अनुमति भी उसे नहीं मिल रही थी। लियोनाइडस को इस कश्मकश में उलझा देख उसकी पत्नी क्वीन गोर्गो लियोनाइडस को समझाते हुए कहती है कि इन हालात में उसे एक स्पार्टन नागरिक, एक पति या एक राजा के नजरिए से नहीं, बल्कि एक आजाद इंसान के नजरिए से अपना फैसला लेना चाहिए। अपनी पत्नी की कही गई इस बात को सुनकर लियोनाइडस की सारी कश्मकश सुलझ जाती है। अगली सुबह 300 स्पार्टन योद्धाओं को अपने साथ लेकर चलने की तैयारी में खड़े लियोनाइडस को
मंत्री परिषद के सदस्यों को साथ लेकर पहुंचा मंत्री थेरोन एक बार फिर इफोर्स की बात याद करवाते हुए इस युद्ध को ना लड़ने की बात समझाता है। मगर लियोनाइडस के मुताबिक ये वक्त किसी राजनैतिक निर्णय या रूढ़िवादी परंपरा को मानने का नहीं था। इसलिए उनकी बातों को अनसुना कर और अपनी पत्नी गोर्गो द्वारा प्यार की निशानी के रूप में बांधे रक्षा सूत्र को साथ लिए लियोनाइडस अपने 300 साथियों के साथ निकल पड़ता है मौत के एक ऐसे गलियारे की सैर करने जहां से कौन कौन वापस लौटेगा ये कहना नामुमकिन था। हालांकि कोई था जिसने स्पार्टा से ही इनका पीछा करना शुरू कर दिया था, मगर ये परवाने जिन्होंने आग को खेल समझ लिया था उन्हें अब किसी भी अंजाम का डर नहीं था। रास्ते में स्पार्टन्स की मुलाकात होती है थेस्पियंस से। गिनती में ये 700 थेस्पियंस भी ज़क्सिस की सेना से भिड़ने निकले थे, इसलिए यहां से थेस्पियंस और स्पार्टन्स एकजुट होने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ती इस टुकड़ी को जहां एक तरफ वो इंसान दिख जाता है जो इनका पीछा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ से उठती आग की लपटें और धुआं उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ये आग की लपटें उस गांव से उठ रही थी जिसे पर्शियंस की एक टुकड़ी तबाह करके जा चुकी थी। जलते हुए घर, मरे हुए जानवर, दैत्याकार पैरों के निशान, आखिरी सांस लेते उस मासूम बच्चे की वो आखिरी बात जिसमें अंधेरे के राक्षस का जिक्र था और पेड़ पर टंगी गांव वालों की सड़ती लाशें, ये सारा मंजर वहां मौजूद हर इंसान को चीख चीख कर पर्शियंस की हैवानियत का सबूत दे रहा था। इस हैवानियत को रोकने के लिए उनका आगे बढ़ना जरूरी था। एक योद्धा के कर्तव्य को निभाने के लिए अब उन सब का आगे बढ़ना जरूरी था। आगे बढ़ती ये टुकड़ी पहुंचती है मौत के उस गलियारे तक जिसे हॉट गेट्स कहा जाता था। यहाँ पहले से ही पर्शियन सेना का एक बहुत बड़ा समुद्री जहाजी बेड़ा इस टुकड़ी को मार गिराने के लिए तैयार बैठा था। मगर उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन कुदरत का कहर पर्शियंस पर एक भयानक तूफान बनकर बरपा जिसने उस पर्शियन जहाजी बेड़े को तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया। इस नजारे का जश्न वहां मौजूद हर योद्धा मना रहा था सिवाय किंग लियोनाइडस के, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ज़क्सिस की विशाल सेना को हराने के लिए उसे कई और योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं ये बात क्वीन गोर्गो भी जानती थी। इसलिए वो अपने एक विश्वास पात्र को बुलाकर जल्द से जल्द इस मुद्दे को मंत्री परिषद के सामने रखवाने की बात कहती है। इधर स्पार्टन्स की युद्ध नीति की भनक लेने के लिए भेजे गए जासूसों की ही जब कोई खबर ज़क्सिस तक नहीं पहुंचती तो हालात का जायजा लेने के लिए एक पर्शियन मंत्री ज़क्सिस का संदेश देने के बहाने स्पार्टन्स के खेमे तक आ पहुंचता है। लेकिन अपने जासूसों का हश्र और उनकी लाशों के साथ किए जा रहे सुलूक को देखकर गुस्से में अपना आपा खो बैठता है, जिसकी कीमत उसे अपना एक हाथ गंवाकर चुकानी पड़ती है। इस मंत्री के ज़क्सिस तक वापस लौटते ही युद्ध के बिगुल बजने निश्चित थे। इसलिए अपनी युद्ध नीति की मजबूती जांचने के लिए किंग लियोनाइडस अपने सेनापति को बुलाता है। लेकिन तभी उनके सामने वो इंसान आ पहुंचता है जो पिछले कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। ये इंसान लियोनाइडस को बताता है कि पश्चिम की तरफ एक पुराना रास्ता है जहां से पर्शियंस उन पर हमला कर सकते हैं। ये इंसान अपना नाम एफिएल्टिस बताता है और कहता है कि शारीरिक कमियों की वजह से उसके माँ बाप ने उसे स्पार्टा से कहीं दूर छुपा कर रखा था, लेकिन अब इस युद्ध की स्थिति में वो स्पार्टा की मदद करना चाहता है और युद्ध लड़ना चाहता है। उसकी इस इच्छा को सुन लियोनाइडस उसे सीधे खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन एफिएल्टिस के लिए सीधा खड़ा होना नामुमकिन था। चूंकि लियोनाइडस का हर एक योद्धा अपने साथी योद्धा के लिए कवच का काम करता था और वो इस कवच में कोई भी कमजोर कड़ी नहीं रखना चाहता था, इसलिए एफिएल्टिस की शारीरिक कमियों को देखते हुए वो इसे इस युद्ध में साथ लड़ने की बजाय घायलों की मरहम पट्टी और उन्हें पानी पिलाने का सुझाव दे जाता है। लेकिन एक योद्धा कहलाए जाने का सपना देखने वाले एफिएल्टिस के लिए किंग लियोनाइडस का यह सुझाव किसी तिरस्कार से कम नहीं था। अगले ही पल थरथराती जमीन को देख किंग लियोनाइडस को यह समझते देर नहीं लगती कि ज़क्सिस की सेना ने उन पर हमला बोल दिया है। ये शुरुआत थी उस महासंग्राम की जहां लाखों गुलाम सिपाहियों का सामना करने के लिए 300 आजाद लोग सरफरोशी की हदें पार करने उनके सामने आ खड़े हुए थे। मौत के गलियारे में खड़े इन 300 योद्धाओं की तरफ से पर्शियन सिपहसालार के ललकार का एक बड़ा ही तीखा जवाब भेजा जाता है, जिसे देखते ही पर्शियन सेना युद्ध के बिगुल फूंक देती है और पलक झपकते ही सैकड़ों सैनिकों की एक टुकड़ी टूट पड़ती है मुट्ठी भर स्पार्टन्स को मौत के घाट उतारने के लिए। पर्शियन सेना का पहला टकराव स्पार्टन्स को पीछे धकेलता चला जाता है। ये पर्शियन सेना आज इन 300 लोगों को कुचलकर आगे बढ़ जाना चाहती थी, मगर स्पार्टन्स को कुचलना इतना आसान कहां था। एक सटीक युद्ध नीति के तहत काम कर रहे ये स्पार्टन्स मौका पाते ही अपने हथियारों की प्यास दुश्मन के खून से बुझाना शुरू कर देते हैं। स्पार्टन्स के एक के बाद एक किए जा रहे सटीक प्रहारों से पर्शियन सेना लाशों के ढेर में तब्दील होने लगती है। आगे बढ़ते ये स्पार्टन्स अपने हर एक वार के साथ पर्शियन सेना की गिनती को बड़ी निर्दयता से कम करते चले जा रहे थे।
अपने सैनिकों के साथ हो रहे ऐसे हश्र को देख बाकी बची पर्शियन टुकड़ी डर से कांप उठती है। उनके इस डर का फायदा मिलता है स्पार्टन्स को और देखते ही देखते वो इस पर्शियन टुकड़ी का नामो निशान मिटा देते हैं। ये स्पार्टन्स अभी अगली सांस भी नहीं ले पाए थे कि तभी उन्हें पर्शियन बिगुल की आवाज सुनाई देती है, जो अपने साथ लेकर आ रही थी लाखों पर्शियन तीरों की एक ऐसी बारिश जिसने सूरज की रोशनी तक को छुपा कर रख दिया था। अपनी ढालों को कवच बना तीरों की छाव में पनाह लिए बैठे ये योद्धा आज मौत के सामने अट्टहास करने से भी नहीं चूक रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही तीरों की बारिश रुकी, स्पार्टन्स फिर निकल पड़े ज़र्क्सिस की अगली सैन्य टुकड़ी का सामना करने। ये सैन्य टुकड़ी पहली टुकड़ी से ज्यादा ताकतवर और बड़ी थी, लेकिन स्पार्टन्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सामने आने वाले हर दुश्मन सैनिक को एक एक कर मिटाते चले जा रहे थे। ये स्पार्टन्स इस वक्त वही कर रहे थे जो इन्हें करना था, जो इन्हें सिखाया गया था, जिसके लिए इनका जन्म हुआ था। दूसरी तरफ क्वीन गोर्गो एक बार फिर अपने विश्वास पात्र से मिलती हैं, जो उन्हें बताता है कि 2 दिन बाद मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। चूंकि ऐसी बैठकों में औरतों को आने की मनाही थी, इसलिए वहां आकर अपनी बात परिषद के सामने रखने से पहले उन्हें मंत्री थेरॉन से बैठक में आने की मंजूरी लेनी होगी। मगर क्वीन गोर्गो जानती थी कि थेरॉन जैसे नीच और लालची इंसान को इस बात के लिए मनाना आसान नहीं होगा। इधर अधमरे पर्शियन सैनिकों को लाशों में तब्दील करने में लगे स्पार्टन्स को उनका एक साथी आकर बताता है कि पर्शियंस की एक छोटी टुकड़ी उन्हीं की तरफ बढ़ी चली आ रही है। चूंकि ये टुकड़ी गिनती में काफी छोटी थी, इसलिए लियोनार्डस वहां अकेले जाने का फैसला करता है। आखिर कौन था पर्शियंस की इस छोटी टुकड़ी में? क्या यह पर्शियंस का कोई नया षड्यंत्र था? क्या लियोनार्डस का अकेले जाने का फैसला सही था? जानने के लिए देखिए 300 का दूसरा और अंतिम भाग सिर्फ आर्चर टॉकीज पर।